नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर गगनप्रीत सिंह और मेरे साथ हैं शेरी उपल जी, जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। और आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम रूबरू इनसाइट ऑफ एन आर्टिस्ट। और आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़े हैं वो एक एडिटर हैं, जिनके बारे में शेरी जी आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है प्रोग्राम में। दोस्तों, रूबरू प्रोग्राम में आपका सबका स्वागत है। तो हम जिस मेहमान को हमारे प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है बॉलीवुड में। तो जैसे आपने वो सब मूवीज देखी होंगी, वो फिल्म लाइन में एडिटर है। एडिटर का जो आपका थोड़ा सा मैं बता दूं कि एडिटिंग और एडिटर का जो रोल है हमारी लाइन में, फिल्म लाइन में, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि एक अच्छा एडिटर वो फिल्म को संवार भी सकता है, और जो थोड़ा सा मतलब बुरा तो मैं बोल नहीं सकता, अपनी लाइन से हूँ, तो थोड़ा सा ढीला एडिटर जो है वो फिल्म को बिगाड़ भी सकता है। तो सब कुछ जो आपने डायरेक्टर ने बड़े पैशन के साथ, बड़े जोशो खरोश के साथ शूट किया होता है, तो उसको जो संवारना है, उसकी जो काट छांट होती है, वो एडिटर की जॉब है। तो हमारे साथ हैं संजय इंगले, जिन्होंने रईस, सिंह इज किंग, कलंक, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की है उन्होंने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो वो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो ऑडियंस के साथ भी रूबरू है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते सर जी, थैंक यू नमस्ते जी, फॉर नमस्ते सर। इनवाइटिंग मी। और हम आभार मुझे करते आप हैं, कहेंगे कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे साथ रूबरू हुए। तो नहीं, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। और सॉरी, थोड़ा काम में व्यस्त होता है, इसलिए मैं आपको आपके टाइम पे टाइम नहीं दे पाया। हाँ, नहीं नहीं आई एम नहीं, रियली सॉरी फॉर दैट। इस लाइन से हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपकी प्रॉब्लम समझते थे, आपने जो रीजन बताया था। करेक्ट। हाँ जी। तो कैसा चल रहा है संजय जी, कैसी लाइफ कैसी चल रही जी अच्छी चल रही है। अब थोड़ी लाइफ थोड़ी फिर से पटरी पे आ रही है बिकॉज ऑफ कोविड। हम सभी अटके थे, मैं अकेला ही नहीं, है जी? सारी इंडस्ट्री फंसी पड़ी थी। अब थोड़ा सा खुल रहा है तो काम चालू हो गया है। भगवान की दया से सबका काम चालू हो जाए, ऐसे हम आशा कर रहे हैं। जी। अब होप फॉर द बेस्ट, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैंने फिर भी जो ऑब्जर्व किया है कि जैसे कोविड में सब काम बंद हो चुके थे। खासकर हम शूटिंग का जो आउटडोर का था वो बंद हो चुका था। लेकिन ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि संजय जी लॉकडाउन में भी बिजी थे। ये घर पे उन्होंने एक जो रूम है, ये मैंने चुपके से थोड़ी सी इंटेलिजेंस थोड़ी सी सर्वाइलेंस लगाई हुई है। संजय जी, सही हूं मैं क्या इस बात पे? जी अपने बिल्कुल घर। सही है सर। मैं लॉकडाउन में पिछले साल इनसाइड एज की एडिट कर रहा था घर पे ही, क्योंकि हमें ऑर्डर था कि फेडरेशन से भी, प्रोड्यूसर से भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि भी आप स्टूडियो में ना आए, ऑफिस में ना आए, घर पे ही रहे, अपनी तबीयत संभाले। तो हमारे प्रोड्यूसर जो फरहान अख्तर और उनकी जो पूरी टीम है एक्सेल ने, वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ही सेटअप हमारे घर पे भेज दिया और बोले कि आप इत्मीनान से घर पे बैठ के ही काम करो। जी। हमने बड़ा ही हम बहुत ही थैंकफुल है कि ऐसे कठिन मौके में उन्होंने हमारे लिए सेटअप अरेंज कराए, हमें घर पे भिजवाए। जी। हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करके उन्होंने हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स किए। और वो इनसाइड एज का हम सारा सीरीज खत्म कर पाए। जी। हम आप अभी रिलीज ही होने वाली है शायद अगले महीने वो। अभी उसका प्रोमो भी आना चालू हो जाएगा। आपने घर पे ही, डॉक्टर साहब, संजय जी ने घर पे ही एक रूम को पूरा स्टूडियो का स्टूडियो रूम। बना दिया है। हाँ जी। बड़ा तो मुश्किल होता है सर घर पे एडिट करना, क्योंकि वो क्रिएटिव काम है और घर पे बच्चे होते हैं, घर होता है, वो हम वहाँ पे आराम करते हैं, हम हमारी जिंदगी जीते हैं। वहां पे आप काम को इन्वॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, बट मेरे घर वाले भी थोड़े से सपोर्टिव है इस बारे में। और आई एम रियली थैंक्स टू देम, क्योंकि मैं बेसिकली रात को काम करता हूँ तो आवाज उन्हें भी आती है, नींद उनकी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। जी। तो भले उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन दूसरा चारा भी नहीं था हमारे पास कि हम स्टूडियोज में जाए। तो संजय जी, आपकी लाइफ पे जो आपका पर्सनल है, उस पे थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं,
रोशनी डालते हैं कि जी हाँ, कैसा है अभी परिवार में, क्या क्या मतलब बॉम्बे में है सारी फैमिली है, या होम टाउन यूपी जी से है, या कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी मैं मुंबई से ही हूँ, जन्मा पढ़ा लिखा सारा मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड बॉटअप इन महाराष्ट्र, मुंबई मुंबई का ही लड़का हूँ, मराठी लड़का हूँ। जी पूरी जिंदगी मुंबई में ही बीती है, जी तो अभी भी रहता भी वही हूँ। जी। तो इस लाइन में कैसे आना हुआ? आपका इंटरेस्ट था, या किसी कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ा फ्री थे, दोस्त ने कहा चलो यार ये काम कर लेते हैं, या पहले से मन में था कि यही काम करना है? जी अभी मैंने ऐसा एक्चुअली मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो मौका मैं हासिल नहीं कर पाऊँ कि मैं मेरी जूनी पुरानी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताऊं, क्योंकि स्ट्रगल तो अभी भी चल ही रहा है। जी लेकिन फिर भी अगर बताना चाहूँ तो मैं 3 नंबर का हूँ घर में, मैं तीसरा बेटा हूँ मेरी मम्मी डैडी का, मेरे बाद मेरी बहन है। तो जी सब पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जी सब अपने अपने सब बैंक में काम पे है। अब मैं अकेला ही हूँ जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो मैं स्टिल फोटोग्राफी करता था सर, इवेंट में। जी स्टिल्स फोटोग्राफी, इवेंट्स फोटोग्राफी कहते हैं जिसे। वहां पे तभी तो बड़े 2000 से ही चालू की थी मैंने। तभी तो डिजिटल नहीं था, सब एनालॉग था, वीएचएस थे या फिर अपना रोल वाला कैमरा था 36 वाला। जी तो वो कैमरे पे हम फोटोग्राफी करते थे, इवेंट्स करते थे। तो एक कंपनी है एम्वे करके, आपने सुना होगा। जी हाँ, उसकी इवेंट होती थी बहुत बड़ी, तो हमारी कंपनी वो इवेंट कवर करती थी। तो मुझे मौका मिला कैमरा एंगल संभालने का, स्टिल फोटोग्राफी छोड़ के वीडियो कैमरा। क्योंकि 4-4 5-5 वो इवेंट होता था, वहां पे 5 कैमरे सेटअप लगते थे और कंसोल पे एक मल्टी एडिटर होता था। मल्टी कैम सेटअप पे तभी MX50 करके एक स्विचर था ऑन ऑन लोकेशन का। जी तो हम लखनऊ में थे, और लखनऊ में इवेंट के टाइम पे 4 दिन का इवेंट था। हमारा जो मेन ऑपरेटर था, एडिटर, जी उसकी तबीयत खराब हो गई वहां पे खाने की वजह से। तो जी वहां पे कोई टाइम पे नहीं था, तो मैं स्विचर पे बैठा था, और उस दिन का इवेंट सबसे बेस्ट इवेंट था, बिकॉज वो फिनाले था उस डे का, जी चौथे दिन का। और उस टाइम पे एडिटर होना बहुत जरूरी था। तो टाइम पे मैंने वो सिचुएशन, मेरा बॉस ऐसा कह रहा है, मैं तो मानता नहीं हुई चीज, कि संजय तूने बहुत अच्छा संभाला वो इवेंट को। जी तो जब वो उस टाइम पे तो एडिट हो गया, लेकिन क्या होता था कि फिर से जाके स्टूडियोज में हम लोग उसको डंप करते थे और एनालॉग स्विचर से फिर से एडिट करते थे, क्योंकि कुछ मोमेंट छूट जाते थे तो उसको इंसर्ट एडिट करते थे। बड़ा ही एनालॉग तरीके से था। अभी तो इंसर्ट डाल दो तो सीधा टाइम कोड पकड़ के डाल दो, पहले तो मैन्युअली इन एंड आउट करके करना पड़ता था। जी तो मेरे बॉस ने कहा कि ये तो अच्छा करता है तो एडिटिंग ही सीख ले। जी तो मैंने फिर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन की उनके कहने पे, डिजिटल एकेडमी करके, मुंबई में ही है। जी वहां पे 3 महीने का कोर्स होता है। जी तो पहले था, वहां पे मैंने कोर्स किया। वहां पे मुझे एक अच्छे सर मिले, जावेद सैयद सर करके, जिन्होंने एक टीवी सीरियल बनाई थी, हिना करके, आपने सुना होगा, सोनी पे आती थी। तो उनको उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे जॉब पे भेजा था मुक्ता आर्ट्स में, सुभाष घई के पास। जी क्या बात। उनकी पिक्चर बन रही थी किसना, विवेक ओबराय, और जो उनकी पिक्चर थी जी उस टाइम पे उन वहां पे मैं जब लगा हूँ, तो फिर मैं वहीं पे फिर फिल्म लाइन में घुस गया। तो अभी भी वहीं फिल्म लाइन में ही हूँ। जी फिर 10-11 साल मैंने सुभाष घई के साथ ही काम किए, वाओ। एज एन एकदम जूनियर टू जूनियर असिस्टेंट एडिटर से लेके मेन एडिटर तक का सफर उनके साथ बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सीखने मिला उनसे। जैसे आपने सुभाष घई जी का नाम लिया, बहुत बड़ा नाम, उनको भी राजपूत जी की तरह शोमैन कहा शोमैन कहते हैं जी। जी। तो उनके साथ बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़े बड़े एडिटर काम करते, तो आपने जिन एडिटर के साथ असिस्ट किया, तो हम्म। प्लीज उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस किस जो एडिटर के साथ आपने असिस्ट किया?
जी देखिए, एक्चुअली मेरी तो कोई पहचान नहीं थी या मैं किसी को पहचानता भी नहीं था इंडस्ट्री में। जी मैं सुभाष घई सर के पास लगा काम पे, तो वहां पे उनका एक स्टूडियो था अंधेरी में, बॉम्बे अंधेरी में, ऑडियस करके, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी और बहुत जाना माना स्टूडियो था। ये भी मुझे वहां पे काम पे लगने के बाद पता चला। वहां पे हिमेश सर हमेशा रिकॉर्ड करते थे, रहमान, प्रीतम सर। तो वहां पे उनके 3 एडिटिंग सेटअप थे, सुभाष घई के। 3 नहीं, 2 ही थे। जी तीसरा तो खैर बंद हो गया था, तो 2 ही एडिटिंग सेटअप थे वहां पे। बड़े बड़े एडिटर्स रेंट पे, पहले एडिटिंग रूम रेंट पे दिए जाते थे। जी तो एक जगह पे एडिट होता था सुभाष घई की खुद की फिल्म, और एक एक रूम जाता था कहीं बाहर के एडिटर्स को। जी तो वहां पे मेरी पहचान फिर एडिटर्स से होना, इंटरेक्शन एडिटर्स से होना चालू हुआ, क्योंकि बाहर के एडिटर्स आते थे। तो सबसे पहले जो हम लोग तो एज अ ऑफिस बॉय काम किया, एज अ असिस्टेंट मशीन रूम, बड़ी बड़ी मशीन रूम होती थी, उसमें काम करते थे। तो वहां पे कुलदीप मेहन सर मिले, फिर मोहम्मद मोहम्मद फारूक सर मिले, फिर बहुत सारे एडिटर्स आके गए। मैं तो उनको जानता भी नहीं था ये एडिटर्स है करके। तो कुलदीप मेहन सर, मैं आपको उनकी इंट्रोडक्शन, उन्होंने हम एडिट की थी। जी वो एडिटर है, वो बहुत बड़े एडिटर है। उनकी फिल्में चलती थी, विक्रम भट्ट की अभी सारी फिल्में वो करते हैं, बहुत सीनियर एडिटर है और बहुत अच्छे इंसान है। उनके पास से मुझे सीखने मिला। फिर सुभाष घई जी की किस्ना के साथ एडिट फिल्म शूट होके आई थी, इकबाल। वहां पे मैं संजीव दत्ता सर को मिला, जी जो नागेश कुकुनूर के खास एडिटर हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो पिछले साल वो गुजर गए। उनके पास मैं सबसे ज्यादा सीखा हूँ, उनके पास। देन दीपा भाटिया मैम के पास, जी इनके पास मैं सबसे ज्यादा एज अ असिस्ट काम किया। उन्होंने बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। संजीव दत्ता के साथ मैंने 8, 6, 7 फिल्में की, इकबाल, डोर, बहुत ज्यादा रूबरू वगैरह, बहुत सारी फिल्में की। मैं तो, हम तो सिर्फ काम किए जाते थे, कौन सी फिल्म है क्या है ये तो कभी गिने नहीं, क्योंकि काम के भूखे थे, आज भी है। फिर संजीव दत्ता के पास से, फिर सुभाष घई के पास से मैं जॉब ही करता था। वहां पे एक फिल्म की थी हमने, युवराज, जी सुभाष घई की। जी सलमान उस खान, फिल्म, हाँ, उस कैटरीना कैफ। सलमान खान, कटरीना कैफ। जी वो फिल्म होने के बाद, पूरी होने के बाद, सुभाष जी ने दीपा भाटिया मैम को बुलाया था कि ये फिल्म देखो हमारी कैसी है। जी तो वहां पे सुभाष घई जी ने दीपा जी को बुलाया था। दीपा भाटिया बहुत बड़ा नाम है इस बॉलीवुड में, एडिटर करके, बहुत सीनियर है। शी इज वेरी काइंड हार्टेड। फिर वहां पे मुझे उनके साथ उनसे मुलाकात हुई। उन्हें भी पता, उन्हें भी मुझे मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे सबसे पहला माय नेम इज खान के लिए बुलाया था। जी मैंने काम भी शुरू किया था, बट मेरी कमिटमेंट घई साहब के साथ थी, तो मैं वो पूरी कर नहीं पाया। मैं फर्स्ट शेड्यूल करके मुझे फिल्म छोड़नी पड़ी। फिर मुझे लगा गया, अभी दीपा मैम के साथ बड़ी बड़ी फिल्में करने का मौका मिलेगा नहीं। जी। फिर उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, इसके लिए। फिर दीपा मैम के साथ फिर बहुत सारे काम किए। फिर उनके साथ बहुत सारे पिक्चर, काय पोछे में काम करने का मौका मिला, जी स्टूडेंट ऑफ द ईयर किए। फिर फरारी की सवारी पे काम किया मैंने। रईस तो बहुत सारा काम किया था, उसके अलावा भी बहुत सारे काम्स थे। थोड़ा सा मतलब, इंटरप्ट करता हूँ, जैसे फिरारी की सवारी का आपने नाम लिया, तो हम्म, ये राजकुमार हिरानी जी की ईरानी जी की, जी जी, मैं वो, उसमें टेक्निकल एडिटर था सर। जी जी, वो खुद भी बहुत बड़े एडिटर हैं, अभी तो बहुत जी जी भी हैं। जी। एक्चुअली उनके एडिटिंग का जो सेंस है, जी कभी कभी ऐसे लगता है यार ये हमने क्यों नहीं सोचा। जी मतलब एक आध सीन में वो कुछ करेक्शन बोल के जाते हैं। सॉरी, नो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो कुछ सीन्स आते हैं, एडिट होते हैं, फिर वो कुछ करेक्शंस बताते हैं, तो लगता है कि यार ये करेक्शन हमने क्यों नहीं सोचे। जी ऊपर से विधु विनोद चोपड़ा सर भी, वो भी बड़े ही सॉलिड टेक्नीशियन है। बहुत ही मंझे हुए कलाकार है ये सब लोग। इनके साथ काम करते ही रहो, आपको बहुत सीखने मिलता है। और मेरा नसीब इतना अच्छा है कि जिनके बचपन में मैं पिक्चर देखता था, मैं उनके कंधे से कंधे लगा के काम किए कर कर चुका हूँ, या कर रहा हूँ। मैं मेरे आप को बहुत बड़ा खुश नसीब समझता हूँ सर। जी।
तो जैसे आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का नाम लिया, तो सीखते सीखते कब ऐसा लगा कि अभी मजा आने लगा कि मतलब ट्रैक पे आ गया काम? जी नहीं सर, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। मैं तो कंटिन्यू सीखते रहता हूँ। खैर, जितना भी अभी इंडिपेंडेंट काम करता हूँ तो वही सब याद याद करके, वही सब दिमाग में रख के ही काम करता हूँ। मजा आता है। हर फिल्म एक डॉक्टर कैसा, हर एक पेशेंट को अपने, एक पेशेंट नया पेशेंट होता है तो डॉक्टर कभी भी नहीं बोलता है कि मैं, नहीं, जैसे डॉक्टर बोलता है कि मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, भले 50 साल का एक्सपीरियंस हो। जी डॉक्टर और वकील यही बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे एडिटर्स भी है जो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कभी भी कंफर्म बोल नहीं सकते कि ये करेक्ट है। जी हर पेशेंट, हर सब्जेक्ट अलग होता है, जी नया होता है। तो हर सब्जेक्ट के साथ अपने को मतलब वैसे ही ढाल ढाल लेना पड़ता है। जी बहुत बड़ी बात बोली आपने कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये लगता है, तो हर प्रोजेक्ट आपके लिए नया होना चाहिए। जी करेक्ट। तो ये मान लेते हैं कि हम लोग सीख चुके हैं, जी तो हम्म। मुझे लगता है उनका ग्राफ शायद डाउन आना शुरू हो जाएगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैं भी यही मानता हूँ। मैं हमेशा, आज भी भले इंडिपेंडेंट करो, अगर मेरे सीनियर्स ने बोला है कि संजय ये फिल्म मेरे साथ करेगा, तो मैं एक पैर पे खड़ा रहता हूँ कि सीनियर्स के साथ कौन काम नहीं करना चाहिए। और मेरा हमेशा एक मानना हुआ है कि हमेशा अपने बेस्ट के साथ काम करो, जी क्योंकि हम अगर बेस्ट हो गए तो हम सीख नहीं पाएंगे। जी अगर आपका जो बेस्टेस्ट होता है, आप हमेशा सीनियर के साथ रहोगे तो हमेशा नया ही सीखोगे। जी सही है। एक्सपीरियंस लेना हमेशा जरूरी है। नो डाउट आपको भी आगे चल के सीनियर बनना ही है, तो इतना इतना एक्सपीरियंस गेन करो ताकि आपके जूनियर्स को बहुत कुछ देने को हाथ में होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात बोली है आपने कि वर्क विद बेस्ट, है ना? हमें लगता या है कि अब किसी लेवल पे आके ना हमारी ईगो जाग पड़ती है, हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, सेटिस्फाई हो, करेक्ट। सीख हाँ। लिया, बहुत कुछ सीख लिया, हाँ, जब सीख लिया तो बहुत मैं कुछ ही होगा। हाँ, हूँ। तो करेक्ट। आपने सही है। ये दो बहुत बड़े नुक्ते दिए हैं लाइफ के, हमेशा सीखते रहना और डू विद द बेस्ट। यानी कि अपने से ऊपर वाले के साथ जब काम करेंगे तो पता चलेगा कि ये भी सीख सकता अपनी कमियां समझ में आती है सर, हम कहाँ कमी है। है। जी सही है। जी और हमेशा कोई 100% तो होता ही नहीं है। जी तो हमेशा कमी तो आपको अपने सीनियर ही बताएंगे, आपको तो और कोई बताएगा नहीं। जी सर, संजय जी, जैसे आपने सुभाष घई जी का नाम लिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धर्मा हम्म प्रोडक्शन का हम्म। अपना स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी, ये धर्मा प्रोडक्शन की थी। तो और भी काय कोची अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में काम किया, तो कौन से प्रोडक्शन हाउस में आपको लगा कि हाँ यहाँ पे कंफर्टेबल है, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक काम कर सकते जी, क्या होता है ना सर, थोड़ा सा कंटिन्यूस बॉन्डिंग हो हाँ जाती हाँ है कि यार इस बंदे के साथ तो हाँ, हाँ कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी होता है। जैसे धर्मा मुक्ता 800 मेरी फैमिली थी। मैं तो मतलब मैं जो बोलूँ वो सुभाष जी मान ही लेते थे, तो इतना बाउंडिंग सॉलिड था। करण जौहर के साथ जब पहली बार काम करने गया था माय नेम इज खान को, तो पहली बार करण सर को देख के मैं डर गया था कि अरे, जो आदमी के हम फिल्में देखे कॉलेज में, जी जिससे हम इंस्पायर हुए, वो हमारे सामने खड़ा है। जी सामने खड़ा नहीं, हालांकि वो उनकी नेक्स्ट पिक्चर के लिए हम काम कर रहे हैं। जी तो वो जो प्रेशर थे ना, ये वो खुद समझते हैं और अपने आप को इतना कंफर्ट कर देते हैं जी कि यार, तू इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब क्या, अब इतना प्रेशर लेने की क्या जरूरत है। तो कम वो धर्मा प्रोडक्शन एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोग उनको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में खींचते हैं कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म, ऐसा कुछ नहीं है सर। उधर पे मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को भी वो लोग ने दोनों हाथ से गले लगाया है। तो आपके पास टैलेंट है, आपके पास अच्छा अच्छा काम है, आप अपना काम जानते हो, तो आपके लिए वहां के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं सर। जी अगर वो किसी को फेवर भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को तो फेवर करते ही है ना। तो उसमें बुरी बात कुछ नहीं है। मैं उसी बात पे आने वाला था संजय जी। जी। तो वो आपने उसका आंसर पहले ही दे दिया है। जैसे इंडस्ट्री में बहुत हो हल्ला होता है कि ये नेपोटिज्म है, ये है, वो है, तो हम्म। जैसे आप भी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कितना इजी रहा है इसमें काम करना, वो मैं पूछने ही वाला था। तो आपने थोड़ा सा तो नहीं, सी क्या है ना सर, लोगों को जो पर्दे पे दिखते हैं वही
उनको नेपोटिज्म में खींचते हैं, पर्दे के पीछे वालों को तो नेपोटिज्म पे कोई खींचता नहीं। आप देखो कोई भी बड़े डायरेक्टर होगा, उसका बेटा एडिटर नहीं बनना चाहेगा या फिर सिनेमाटोग्राफर बन जाएगा। जी एडिटर बहुत कम बनते हैं, जी या फिर डायरेक्टर बनना चाहते हैं सीधा, या प्रोड्यूसर। जी कोई एडिटर टेक्निक बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत वक्त चला जाता है, और एक ही जगह पे बैठने के लिए पेशेंस भी बहुत लगते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं, टेक्नीशियन फील्ड्स में आते हैं। साउंड डिजाइनर कोई मैंने अभी तक देखा नहीं कि कोई बड़े घर का बेटा साउंड डिजाइनर बना हुआ है। जी वो हमेशा डायरेक्टर, एक्टर या प्रोड्यूसर, ये तीन ही चीज में ज्यादा फोकस होते हैं, बिकॉज वो उनकी पहुंच ही वहां पे, घर पे बैठा उठ उठ बैठ वही बातें होती रहती है। जी तो नेपोटिज्म का क्वेश्चन वहां पे आ जाता है, और वो आना मुझे लगता है स्वाभाविक है। जी उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर टेक्नीशियन तो खैर आउटसाइडर्स ही होते ज्यादातर, हीरो हीरोइन घर के होते हैं। जी फिर भी एक चांस मिलना मुश्किल हो जाता है किसी भी हाँ लाइन हाँ, में। करेक्ट करेक्ट। अगर और मतलब मैं मेरे जूनियर्स को बोलते रहता हूँ कि आप अपने काम इतने अच्छे से करो, अदरवाइज आपके पीछे एक लंबी कतार है जो शायद आपको नहीं दिख रही है। जी मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, या फिर आप अपना काम नहीं करोगे, आप हट जाओगे, आपके पीछे एक जन खड़ा है जो आपको दिख नहीं रहा है, वो आएगा। इंडस्ट्री में कोई भी काम किसी की वजह से रुका नहीं है। ये गलत फहमी है कि मैं नहीं जाऊंगा तो काम रुक जाएगा। जी इस इंडस्ट्री में ये रूल है कि आपका काम रुकेगा नहीं, प्रोड्यूसर का, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, लेकिन जी काम नहीं रुकेगा। इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी, कि जो टॉप करेक्ट। है ना हमेशा खाली रहती है। हाँ। उसको आप जब मर्जी जाके अपनी स्किल से भर सकते हो। करेक्ट। तो संजय, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, रहता है हम्म। हमेशा, कि आप जैसे एडिटर हो तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट जो आप तीन स्किल मानते हो होने चाहिए एक अ, स्किलफुल एडिटर के लिए? जी, सबसे पहली बात तो स्टोरी टेलिंग एडिटर्स को आनी चाहिए, ओके। क्योंकि शूट तो अलग अलग चंक्स में होता है। जी उसका एक स्पीड होता है, उसका एक रिदम होता है, जो एडिटर्स को आना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि लोगों को एंगेज रखना, कि आप अपने कट्स के हिसाब से, या फिर वही स्टोरी टेलिंग का ही पार्ट है। जी आप लोगों को एंगेज कैसे रखें, कहाँ पे लूज हो रहा है, कहाँ पे इसको पेसअप करना है। तीसरा, म्यूजिक की थोड़ी सी नॉलेज होना, कि यहाँ पे बैकग्राउंड हम अप करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा साउंड डिजाइन से खेलेंगे। जी साउंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि मतलब फिक्शन चल रही है उसमें अ, स्टड ये मतलब हाँ, एक्सप्रेशन और ये सब। वो तो सीन का है, बट सीन में कहाँ पे आपको ठहराव देना है, आपको जी कहाँ पे, क्योंकि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या फिर पूरे वर्ल्ड के बैकग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर साउंड डिजाइन्स पे बहुत मायने रखती है। ये साउंड डिपार्टमेंट जो है बहुत मायने रखता है। तो हम एडिट के टाइम पे ही उसको इमेजिनेटरी या फिर रफ साउंड डाल के एडिट करो, या बैकग्राउंड डाल के एडिट करो। तो जी अब ये यूजिंग प्रैक्टिस में हो गया है। हम अगर एक सीन भी एडिट कर लेते हैं तो उसके नीचे एक रेफरेंस बैकग्राउंड लगाते हैं, ये सैड सीन है, ये एक्शन सीन है, या ये ड्रामा है, ये हॉरर है। तो हॉरर फिल्मों में बेसिकली होता है कि कोई बैंग आ गया, कोई डरावना बैंग आ गया, तो वो एडिट पे ही डाल देना चाहिए, ताकि वो टाइम और वो थ्रिल आ जाए, जी रेफरेंसेस आ जाए। जी संजय जी, आपकी बात में से क्वेश्चन है कि जैसे स्क्रीन प्ले रहता है, डायरेक्टर साथ में हम्म। बैठ के एडिट करता है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि यार इस हिसाब से नहीं, थोड़ा सीन आगे पीछे मतलब स्टोरी में से ठीक है, तो आपने उसको अपने हिसाब से एडिट करके दिखाया हो कि ऐसा ऐसी अच्छी लगती है फिल्म, इसको हम फ्लैशबैक में लेके जाएं, स्टोरी जो हम्म। एक पैरेलल चल रही थी, तो उसको आपने उस हिसाब से उसका शॉर्ट्स का मर्डर किया हो बीच बीच में, मर्डर ही बोलूंगा क्योंकि प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि जो शॉर्ट्स रहते हैं फिल्म जब एडिट होती है तो उसको काट छांट जो होती है बड़ी बारीकी करेक्ट का काम करेक्ट। होता है। जी, मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म कर रहा हूँ, एक कबीर लाल जी जो हमारे बहुत बड़े कैमरामैन थे, है इंडस्ट्री के, उनकी एक डायरेक्टर डेब्यू फिल्म है, जी अदृश्य नाम है उस फिल्म का। उस फिल्म में हमने ये बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, जी क्योंकि थोड़ी थ्रिल फिल्म है। जी तो कुछ सीन्स को हमने मोन्टाजेस में यूज किए हैं, डायलॉग, क्योंकि
एक कुछ इवेंट होता है, उसके बाद एक इवेंट होता है, फिर एक गाना चालू होता है। तो हमने वो गाने में वो बाकी के इवेंट ऐड किए हैं जी ताकि स्टोरी आगे फर्दर हो। जी अदरवाइज समझो अगर आपका किसी का खून हुआ है, जी फिर वो सीन जाएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, फिर जाएगा वो डेड बॉडी जलाने में, मतलब वो उसका अंतिम क्रिया में, फिर घर में बैठ के सैडली रो रहे हैं। तो जी हमने ये तीनों को एक ही गाने में क्लब कर दिया जी ताकि इन्वेस्टिगेशन एक जगह पे चल रहा है, एट द सेम टाइम वो रो भी रहे और साथ में उसका अंतिम ये भी हो गया। तो वो सारा एक ही इसमें जाके आप जो जो चीज 10 मिनट चलने वाली थी वो 3 मिनट में खत्म हो गई और इम्पैक्ट भी सेम है। जी। तो तो सजीव, जैसे साउथ की फिल्में रहती हैं तो बड़ी मतलब फास्ट चलती हैं। हाँ, तो कई बार कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया हो कि आपको लगा हो नहीं यार, मतलब एडिटर साथ में बैठ के एडिट करवाया है, तो आपको लगा हो कि यार स्लो चल रही है, तो आपने उनसे लिबर्टी मांगी हो कि मैं अपने थोड़ा अपने हिसाब से एडिट करूं इसको। जी क्या जिस जिस इंडिया में बेसिकली फिल्म में भी एक कल्चर है। जी जैसे मराठी कल्चर एक अलग अलग पेस पे चलती है, अलग स्टोरी लाइन पे चलती है। पंजाब का एक अलग कल्चर है। जी पंजाब के कल्चर में अभी तो बहुत सारा रॉक एंड ये आ गया है, जी। क्योंकि बॉलीवुड में आधे गाने पंजाबी चलते हैं। बराबर तो है। हाँ, तो जैसे साउथ का एक अपना कल्चर है, उनकी थोड़ी लाउड होती है, एक्शन लाउड होता है। हालांकि सारा स्टाइलाइज एक्शन वहीं से आया है। जी जी तो हर एक कल्चर को रिप्रेजेंट करने का एक अपना तरीका है। जैसे साउथ का एक अपना तरीका है, पंजाब का एक अपना तरीका है और बॉलीवुड का एक अपना तरीका है। ये आपकी स्टोरी पे बेस होता है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे। जी। अब आप दबंग जैसी फिल्म को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आपको दबंग दबंग के हिसाब से ही काटनी मसाला पड़ेगी। मूवी है। जी जी मसाला मूवी आपको आपको कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेके ही आप कर सकते हैं। जी जैसे हमने रईस में जितने भी एक्शन सीक्वेंस थे, हमने नीट एंड क्लीन काटे थे, कोई रैम्पिंग शैम्पिंग नहीं किए थे। जी जी आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी जो सीनियर एडिटर दीपा जी, वो फिल्म को फिल्म की तरह ही देखती है। वो कोई रैंप वगैरह का वुक वुक करके वो नहीं करती। स्टोरी पेसिंग में हम फास्ट रखते हैं जी। इफेक्ट्स रादर मतलब देन आप फास्ट कटिंग्स में। कटिंग। जी हाँ, वो अगर बहुत जरूरत है, हालांकि उस टाइप की फिल्म हमारे नसीब में अभी तक आई नहीं है। जी अगर आई तो वो वैसे भी कर लेंगे। जी लेकिन हमने जो भी किया है, हमें स्टोरी पकड़ के ही आगे एडिट की है। बट जी ऐसी फिल्में करने का मजा और है। जैसे अगर आप साउथ साउथ की फिल्मों का रेफरेंस लो तो उनकी जो एक्शन होती है कमाल की होती है। मतलब उनके पिक्चर में जो हीरोनिज्म दिखता है, वो शायद ही कोई और फिल्म में दिखता है कि एक हीरो एक बोला यार ये मैं हूँ, वैसी वाली फीलिंग आती है जैसे मतलब सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सब सकता कुछ चांद पॉसिबल है। मार हाँ के जीप उड़ा है। सकता है, जी 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 वो सर, कुछ भी कर सकता वो है। कुछ भी कर सकते हैं सर। उनका एक अपना अपना कल्चर है। उनको जो अगर उनका विलन हीरो को मारेगा तो इतना मारेगा बेचारा लेट जाएगा। जी लेकिन एक कुछ ऐसी माँ आवाज देगी, बहन आवाज देगी तो ऐसा उठेगा सामने वाले को, जब तक वो सोएगा नहीं तब तक मारते रहेगा। तो वो जो हीरोनिज्म है ना, उनके ऑडियंस बोलते हैं कि मेरा हीरो हाँ मर नहीं सकता, जी मेरा हीरो उठेगा तो मार देगा। जैसे हम लोग जिन अग्निपथ वगैरह फिल्म देखने के टाइम पे हमारी फीलिंग होती थी, जी जब अमिताभ लास्ट सीन में उसको गोलियां लगती है फिर भी उठता है और बोलता है वो अग्निपथ अग्निपथ कविता बोल के जाता है। तो एक ताली बजाओ वाला जो सिटी मार वाला जो मूवमेंट होता है, जी वो वो बहुत सही है। और वो लोग भी वही देखना चाहते हैं। आप किसी के जेब से 100-200 रुपया निकाल के उसको ये इंटरटेनमेंट भी नहीं दोगे तो आपकी पिक्चर क्यों देखेगा, बरोबर है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। है ना। संजय जी, तो वो ऑडियंस खुद है। खुद आप कितनी फिल्में देखते हैं, मतलब मैं थिएटर बहुत में फिल्म जाके। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत सारी फिल्में देखूं, क्योंकि मेरा वो एक फिल्म देखना नहीं, वो मेरा खुद का सेल्फ स्टडी भी होता है। जी ग्रेट। क्योंकि मैं तो ऐसा कोई बड़ी इंस्टीट्यूट से सीखा नहीं हूँ, मैं जो देखता हूँ वही सीखता हूँ। जी तो मैं टीवी नहीं देखता, मैं टीवी सीरियल्स नहीं देखता। हाँ, बट कोई भी फिल्म हो, मेरे घर में एक फिल्म चलते रहती है, जी भले मैं कुछ भी करता रहूं। जी क्योंकि मुझे याद है, मैं सिंग इज किंग एडिट करने हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में थे, जी तो मैं अनिश सर के रूम में गया था।
अनिश सर ने कुछ सीन एडिट हुए क्या देखने के लिए, तो मैं मेरा लैपटॉप और वो दिखाने के लिए गया था। तो अनिश सर कुछ खाना वगैरह खा रहे थे, बट पीछे टीवी चल रहा था और उस पे कोई पिक्चर चल रही थी। तो अपने घर में होता ना, अरे कोई देख रहे हो तो बंद तो करो, देखने रहे हो तो क्यों चालू है। तो मैं बोला सर मैं टीवी बंद कर दूं अगर आप नहीं देख रहे थे। बोलते नहीं नहीं टीवी मत बंद करना। तो मैंने पूछा क्यों सर। तो उन्होंने कहा कि देख पता नहीं ऐसा कौन सा मोमेंट आ जाए जो मेरी आई कैच कर ले, बिल्कुल। या फिर मेरा ध्यान उधर पे आ जाए कि यार ये नया है मेरे लिए। क्योंकि आंखें हमेशा कुछ ना कुछ तो नया देखना चाहती है, भले बाजू में आवाज हो या बाजू से कोई गया, तो अपना ध्यान क्या कौन सी चीज अट्रैक्ट कर लेगी कुछ पता नहीं होता। इसलिए वो बोलता है मैं सिर्फ फिल्म देखना चाहता हूँ भले कोई भी हो। इसलिए मैं भी वही रूल्स करता हूँ, घर पे जाके फिल्म लगा देता हूँ, कोई भी चैनल की, नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजोन हो, कोई भी एक फिल्म प्ले करता हूँ। हालांकि मैं देखूं ना देखूं लेकिन चलते रहती है, तो पता नहीं कौन सा मोमेंट अच्छा आ जाए, अगर कोई अच्छा लगा तो मैं रिवर्स करके देख भी लेता हूँ क्या हुआ। तो ये आप एक सेल्फ स्टडी का ही एक पार्ट है मेरे लिए वो। मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, मैं बहुत सारे लैंग्वेज की फिल्में देखता हूँ, मुझे मजा आता है। मैंने अभी रिसेंटली पंजाबी फिल्म देखी थी, वो आपकी जो मराठी फिल्म का रीमेक था, सैराट का एक रीमेक चन्ना आई मेरे, थी। चन्ना मेरे। हाँ चन्ना मेरेया, मेरे एक दोस्त ने एडिट की थी, मनीष मोरे ने, ओके, बड़े वो एडिटर है वहां पे। बहुत बड़ा नाम है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। जी 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 जी, वो बहुत सीनियर है यहाँ पे, बहुत सॉलिड जबरदस्त एडिटर है। जी। तो उनकी फिल्में मैं बहुत देखता हूँ, बिकॉज उसकी कटिंग स्टाइल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, स्टाइलिश भी होती है साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी। तो उन्होंने अभी रिसेंटली केसरी की थी, कमाल की एडिट की थी। जी। इतना जबरदस्त एक्शन एडिट हुआ है उस फिल्म में, कमाल था कमाल। उस टाइम पे मैं कलंक कर रहा था, एट द सेम टाइम वो बाजू के रूम में ये केसरी एडिट कर रहे थे। जी। हाँ तो बड़ा ही अच्छे, बहुत बहुत अच्छे इंसान है, मराठी है हमारा तो बॉन्डिंग ऐसे ही बन जाता है। जी। तो बहुत बड़ी बात बोली आपने संजय जी कि पता नहीं कहाँ से सीखने को मिल जाएगी। ये उन हाँ लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड फिल्मों, सोफिस्टिकेटेड बुक से ही सीखने को मिलेगा, सोफिस्टिकेटेड पर्सन से सीखने को मिलेगा। हर पल आपका सीखने लायक होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीखते हो। करेक्ट तो करेक्ट है बहुत सर। बड़ी बात बोली आपने, जो वाकई में। संजय जी, एक और बात है, जैसे आप ज्यादा रात को काम करते हैं, बहुत सारे हम्म। एडिटर हैं जो रात को काम करते हैं सुबह स्टूडियोज जी में। तो जी। एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना कितना हम्म। मुश्किल रहता है, क्योंकि एडिटर का हमने भी, जब हम एडिट करते हैं, मैं भी डायरेक्टर हूँ, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जब एडिट करते हैं स्टूडियो में बैठे होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, अरे 12 बज गए। करेक्ट करेक्ट। जी, ऐसा रहता है। तो वहाँ हम्म पे काम चालू है, चाय पी रहे हैं, लंच आ रहा है, ब्रंच आ हम्म। रहा है, तो हम्म। डिनर भी आ गया वहाँ पे, लेकिन टाइम का हमने देखा ही नहीं है, वो घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। घड़ी की तरफ देखा ही नहीं। आपको कभी डांट पड़ी घर से कि कितना टाइम हो बहुत बार सर, गया? या बहुत मतलब कि बार बहुत बार। एक्चुअल हो गए कि अभी कुछ पता नहीं है, 12 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हो? सर अब तो वो लोग भी गिव अप कर दिए कि क्या करें इसका। जी। कि क्या है कि सर कंसंट्रेशन जो है, एक्चुअली गलत है रात को काम करना, रात दी हुई सोने के लिए, आराम करने के लिए। जी। बट मेरा पहले से ही है कि मैं थोड़ा सा नाइट, लेट नाइट या फिर फुल नाइट काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे फोन बंद हो जाते हैं सर, किसी के कॉल नहीं आते हैं। डिस्टर्बेंस नहीं रहती। दूसरा कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, शांत होता है, और अंधेरा है तो कहीं बाहर जाना नहीं है रूम से। जी। तो रूम में बैठे रहो, एक अपनी कॉफी मग लेके बैठो, काम करो, और बहुत कंसंट्रेशन होता है। हालांकि काम वही 4 या 5 घंटे का ही होता है फुल नाइट में भी। आप क्या 8:30-9 बजे से बैठो, सुबह सुबह अब 4 बजे के बाद तो एनीवे नींद आती है, तो मैक्सिमम 3:30-4 बजे तक ही काम कर सकते हो, जी। उसके बाद नींद आती है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है ना उसके बीच में, वो आप दिन भर अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर क्या होता है कि जैसे मेरा काम का वक्त है वैसे लोगों का भी है, वो आके देखेंगे, डायरेक्टर आ जाएगा, कभी आपका प्रोड्यूसर आ जाएगा, कभी असिस्टेंट, सर ये शॉट दिखाओ, नेक्स्ट शूट के लिए प्रिपरेशन करना है। तो जो एक बार टेबल से उठ गए तो फिर वापस बैठ के वो लीक लगने में थोड़ा टाइम जाता है, तो आई प्रीफर टू वर्क इन नाइट्स ओनली। रात को काम अच्छा होता है मेरे से। और मेरी बीवी और मेरे घर वाले इस बात में बराबर से, उनको पता है कि इसको रात को ही काम अच्छा लगता है, तो कॉपरेट करते वो हैं। लोग भी गिव तो का अब
बहुत सपोर्टिव है घर वाले, तो अभी इतनी दिक्कत नहीं होती। पहले पहले बहुत होती थी, बट पहले भी नहीं होती थी, पहले से समझदारी है। मैं क्यों उनको इनको लपेटे में दूं। एडिटिंग है तो सिटिंग जॉब है, तो हाँ। यहाँ से काम का पैकअप हुआ तो घर पे जाके सो गए। तो हम्म, कई बार लगता है कि यार सोशल लाइफ कट ऑफ हो गया है, तो थोड़ा कहीं आउटिंग हम्म। के लिए चलें, क्योंकि टाइम नहीं होता है। एक प्रोजेक्ट करेक्ट। तो बहुत एडिटर तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। बैक टू बैक करना पड़ता है सर। जी 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 जी। टाइम रहता है, एक मतलब लिमिट होती है कि इतने टाइम में खत्म करना है, रिलीजिंग डेट्स अनाउंस होगी, ये हो गया है, तो बड़ा प्रेशर रहता है एडिटर पे। तो आपको भी महसूस होता होगा कि यार लाइफ जो सोशल लाइफ है बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। तो थोड़ा जी। कहीं फैमिली के साथ आउटिंग पे जाएं, लेकिन टाइम कितना मिल नहीं पाता। होता है कि यार ज्यादा से ज्यादा जुहू बीच या मतलब आसपास में ही। महाराष्ट्र में ही घूमना होता है ज्यादातर, हालांकि जी मैं बीवी बच्चों को कहीं बॉम्बे, इंडिया, गोवा ही गया, उससे ज्यादा आगे गया नहीं। बहुत इच्छा है बाहर लेके जाने की, इतना टाइम डेफिनेटली लेके जाएंगे। गोवा इसीलिए तक। इसीलिए मैंने इस बार गए 4-5 सालों से मैं संडेज को काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल मैं संडेज को काम नहीं करता। एक दिन मैं कंपलसरी घर पे रहता हूँ, और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी बोल दिया कि आप सातों दिन, आप 24 घंटे ने 48 घंटे साथ में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी संडे छोड़ दीजिए। संडे को मैं काम नहीं करता, तो एक दिन उनके लिए, क्योंकि बाकी के दिन भर महीने भर के या हफ्ते भर के जो काम है, वो एक ही दिन होता है जिस दिन मैं निपटा लेता हूँ, या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट मिलने में इतना बड़ा गैप हो जाता है कि आप घर पे रहते हो, जी तो वो टाइम वहां पे फिर एडजस्ट हो जाता है। जी और क्या कि फाइनल फाइनल में ही होता है जो हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडियोज में रहते हैं। इनिशियल स्टेज पे तो असिस्टेंट्स और ये काम संभाल लेते हैं, जी जी। फाइनल स्टेज पे ही आके हम लोग थोड़ा सा बिजी हो ऑनलाइन जाते भी हैं। रहता है तो साथ में, जहाँ पे आउटडोर शूट होता है तो वो साथ में जाते ही है, एडिटर साथ में ही रहते हैं। हाँ, अभी अभी मैंने भी चालू किया है, क्योंकि पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी रिलीज डेट पहला फिक्स होता है, फिर बैकवर्ड्स आप शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन एंड देन शूटिंग प्लान होती है, तो टाइम बाउंड हो जाता है कि इतने में आपको डिलीवरी देनी है। तो जी वो टाइम संभालने के लिए हमें फिर ऑन लोकेशन जाके एडिट करो, ताकि 10 दिन का शूट है तो आपका 4 या 6 दिन का तो एडिट वहीं पे हो जाता है। जी। और डायरेक्टर को भी रहता है कि जो मैंने शूट हाँ। किया वो थोड़ा रफ कट करके करेक्ट। देख लेते हैं रेफरेंस में, जी जी आउटपुट ठीक ठीक नहीं जी। है। वो इजी भी होता है सर, ताकि दिन भर में आप 1-2 घंटे ही शूट कर सकते हो, टाइम वाइज, मतलब शूटिंग टाइम, उसमें से आपका एडिट मटेरियल 10 मिनट निकलता है। जी तो और 2 घंटे एडिट करने के लिए आपको 10-12 घंटे बहुत हो जाते हैं, तो एक रफ सीन मिल जाता है आपको एडिट के लिए, मतलब रफली तो मिल ही जाता है। तो ले संजय जी, आपका एक बड़ा अच्छा मंत्र लगा कि आपने जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, जितना मर्जी बिजी हो जाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन अपनी फैमिली को जरूर दो, जी ना, जी ताकि जी जी। ताकि फैमिली वैल्यूएबल है, ये फैमिली को भी लगे और हमें भी करेक्ट। लगे। जी करेक्ट। और एक नहीं, बच्चे आप इतने इतने भी बिजी मत हो जाओ कि घर वालों को भूल जाओ या घर वाले आपको भूल जाओ, इतने भी बिजी मत हो जाओ, क्योंकि करते तो काम उनके लिए ही है। अच्छी बात है। और मेरा एक वही। क्वेश्चन रहता है कि हम जी। आज ऑनलाइन मिले हैं, हाँ। तो ऑफलाइन हम कब मिल सकते हैं? आप सर कहने आप हो बॉम्बे कि आ आप कब जाइए। आ रहे हो? जी सर आप बॉम्बे आ जाइए, बॉम्बे तो हमेशा ऑलवेज वेलकम होता है, सर तो डायरेक्टर है, आते भी होंगे बॉम्बे। संजय जी, मैं बॉम्बे। तो आता रहता हूँ क्योंकि इसी प्रोफेशन में से हूँ, डायरेक्शन भी जी कर जी रहा हूँ, एज ए एक्टर भी काम कर रहा हूँ। जी तो जो हमारे डॉक्टर साहब है गगनप्रीत जी, ये एमबीबीएस एमडी है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ये मतलब क्लासेस लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। तो होस्टिंग का मुझे शौक है। जी, तो जी। वेरी गुड। कभी साथ आएंगे तो जरूर आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप कब जरूर। पंजाब आ रहे हैं। तो जी मैं डेफिनेटली आना चाहूंगा। मैं मेरी बीवी बच्चों को स्वर्ण मंदिर लेके आना है, जालून वाला बाग बताना है, तो जी मैं डेफिनेटली आऊंगा। मैं वैष्णो देवी तो जाके आता हूँ, बट होता है ना वैष्णो देवी देन पंजाब एंड देन ऐसा एक रूट होता है, तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ। बट इनफैक्ट लास्ट ईयर ही जाने वाला था, लेकिन ये कोविड और इसके चक्कर में डिले हो गया है। जी बट डेफिनेटली मैं आऊंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पंजाब। मेरे कुछ दोस्त भी थे जी जो पंजाबी मतलब इंडस्ट्री में, बंटी नागी सर हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो जी आप एडिटर ही है, आप जानते भी होंगे उनको।
जी जी। तो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आपके जो अभी आ रहे हैं? हाँ, अभी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, एक तो इनसाइड एज 3 अभी रिलीज होगा। जी देन एक अदृश्य करके फिल्म है। जी देन उसके बाद एक फिल्म है लास्ट ड्राइव, जो जी हरियाणा में शूट हुई है अभी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा। जो उसका जो स्टोरी टेलिंग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आ रहा है। फिर और 2-3 प्रोजेक्ट है जो लाइनअप में है, जो अभी इस स्टेज पे बात करना सही नहीं होगा। एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत, जी जिससे बात चल रही है, शायद अगस्त में वगैरह चालू हो जाए। जी। तो संजय जी, जैसे अभी रीजनल सिनेमा हम्म क्षेत्रीय हम्म हम्म भाषा में भी अभी बहुत सारा काम, जैसे मराठी मूवीज है, पंजाबी है, हम्म। अभी तो जी गुजराती सर। में भी काफी मूवीज आने लगी हैं। तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट का ऑफर आपको लगा हो कि यार पंजाबी सिनेमा भी ग्रो कर रहा है, तो आप जैसे आपने बताया कि मनीष जी की मूवीज देखते हैं जो उन्होंने एडिट की है, हम्म। तो अगर आपको कोई ऑफर हो पंजाबी मूवी की, तो आप एडिट करना चाहेंगे? जी, आई लव टू सर, मुझे तो बड़ी इच्छा है। लैंग्वेज अभी मैं बंगाली फिल्म एडिट कर रहा हूँ एक। जी तो मुझे बंगाली आती नहीं है, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। बड़ी अच्छी बनी फिल्म, जी जी बड़ा मजा आता है। मैंने एक राजस्थानी फिल्म भी की थी, जिसके लिए राजस्थान स्टेट अवार्ड मिला था मुझे। जी तो मैं पहली बार की थी मैंने राजस्थानी, तो मुझे जी। बड़ा अच्छा लगा। और पंजाबी ना समझ में ना ऐसा आया, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी पंजाबी जैसी है। है, जैसे हाँ, हम हिंदी अभी जैसी है। पंजाबी हैं तो थोड़ा तकलीफ में बात कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली मुझे तो मजा आएगा करने। इनफैक्ट मैं करना चाहूंगा जी कि ऐसी कोई फिल्म आ जाए, बिकॉज क्योंकि आई लव पंजाबी कल्चर। हम तो खाने भी यहाँ पे पंजाबी खाते हैं। तो जी बड़ा डायनेमिक पंजाब कल्चर और है पंजाब का। पं, पंजाब और फिल्म कैसे आप जुदा कर सकते हो? पंजाब फिल्म ही पंजाब है, पंजाबी फिल्म है, ऐसा तो आप अलग है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ का म्यूजिक बोलो, वहाँ का कल्चर बोलो, बड़ा ही खूबसूरत है सर। क्या जी। मजा आता है वो सब अब देखने में। धर्मा प्रोडक्शन में तो ये तड़का जो पंजाबी गानों का रहता ही है। जी जी जी, अभी तो वो बद्रीनाथ की अ, दुल्हनिया तो शूट भी यहीं पे हुई ना? पंजाब में हुई थी क्या, शशांक खेतान की फिल्म। जी जी हाँ, जी पता है सर, बहुत सही है। एक्चुअली यशराज और धर्मा ने ही पंजाबी म्यूजिक को इतना ऊपर किया है, ऐसा बोला जा सकता है। जी मतलब मैं डायरेक्ट कमेंट नहीं करूंगा, हाँ लेकिन जी। जो कल्चर उन्होंने जो दिखाया है, वो मूवीज बड़ा में। ही खूबसूरती से दिखाया है सर। और इतना रूटली दिखाया है कि सब वही कल्चर भी फॉलो करते हैं। जी 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 तो एक मेरा जैसे क्वेश्चन लगता है हाँ जी। कि रूबरू जो हमने चैनल शुरू किया है, इनसाइड ऑफ एन आर्टिस्ट, इसके बारे हाँ में जी। आप क्या विचार रखते हैं? सर ये बहुत अच्छा है, और मुझे तो बड़ा ही सरप्राइजिंग लगा कि कोई एडिटर को पहली बार किसी ने इनवाइट किया है। ये तो मेरा पहला टाइम है इंटरव्यू का। मैं बड़े बड़े एडिटर्स की इंटरव्यू उनके अलग अलग चैनल्स में देखता हूँ, जी लेकिन मैं खुद को नहीं मानता था कि मैं किसी को इंटरव्यू देने के लायक हूँ। लेकिन आपने एडिटर्स को, टेक्नीशियंस को बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि टेक्नीशियंस को, क्योंकि लोग उनको प्रमोट करते हैं जो जो फेस वैल्यू है। वी आर डायरेक्टर नॉट को, फेस हीरो वैल्यू। को। जी इन लोगों हाँ, डायरेक्टर, एक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर और आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम्स, ये ही होते हैं जो साउंड डिजाइनर्स को कोई बुलाता। मतलब मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू देखा नहीं, अनलेस अनटिल हमारे रसूल पुकुटी सर है वगैरह, इनके जैसे ऑस्कर विनर, उनके लिए। हमारे प्रोग्राम में हम सबको, मतलब जो जो जैसे जो टेक्नीशियंस है जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो हमारी हम्म। यही कोशिश है, क्योंकि एक टीम वर्क रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए टीम वर्क रहता है, सबकी करेक्ट मेहनत। करेक्ट एक स्पॉट बॉय से करेक्ट। लेके लाइट मैन से लेके, चाहे वो एडिटर है, साउंड डिजाइनर है, चाहे वो अपना बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक डायरेक्टर है, सबकी मेहनत लगी हुई होती है उसमें। तो हमारी यही कोशिश है, तो इसीलिए आपको अप्रोच किया। तो आपने भी, मतलब इतने आप काम आपका चालू था, कल हमारा शेड्यूल था, तो आपने भी हम्म। बिजी थे, तो थोड़ा सा हम टाइम का जानते हैं कि कितना आपका बिजी शेड्यूल है। हम वाकई में धन्यवादी हैं कि आपने टाइम। हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, है ना? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे को किसी को टाइम दे के बाद में नहीं बोलना, मेरे को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कल मैं शूट पे था। और मेरे एक फिल्म है जिसका कल लास्ट डे था शूट पे, तो मेरे डायरेक्टर ने बोला था कि तू सेट पे आ जाना लास्ट दिन है।
तो मैं बोला चलो जाता हूँ। मुझे लगा मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, लेकिन कल रात को मैं कुछ 11 साढ़े 11 बजे फ्री हुआ। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैं टाइम पे मना करता तो बट लकीली शेरी सर ने बोला कि कल नहीं, हम परसों करते। तो मैं बड़ा ही खुश हो गया। ताकि फिर एक मैं पहुंचा ही वहां पे, और सडनली मैंने टाइम देखा कि अरे इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, अब मैं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, यहाँ पे भी रहना है। बड़ी दुविधा में था, तो सर ने इतना इजीली सॉल्व किया वो दुविधा, तो मैं बड़ा खुश हो गया। नहीं नहीं तो सर, बोला चलो आज आराम से। आप एज ए टेक्नीशियन आपके लिए बहुत दिल में रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। और दूसरी बात, आप रूबरू के गेस्ट हो, तो फिर हमें आप हमारे प्रोग्राम में एज ए मेहमान आए हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपके टाइम के हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। बिल्कुल। अरे वेरी गुड सर, थैंक यू सर। तो और इसमें ना हमारी ऑडियंस में यंग चिल्ड्रन एंड यंग बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। तो जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप कितने अप्स एंड डाउन्स देख चुके हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधा आदमी टॉप पे पहुंच जाता है। तो उनकी लाइफ में जब डाउन आता है, तो वो नशे का सहारा लेते हैं, करेक्ट। आजकल हो चुका है ना। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अप्स एंड डाउन्स तो है, जो आपका व्यू है ना, जी, अप्स एंड डाउन्स इस सेम इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में आपकी स्ट्रगल, और अच्छा, मैं हाँ जहाँ सर कॉलेज क्या, मेरे हाँ ही हाँ स्टूडेंट हाँ, हैं जो एमबीबीएस के। करेक्ट 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 करेक्ट। सी सर क्या है ना, खास करके फिल्म इंडस्ट्री का जो, क्योंकि मैं उसमें काम करता हूँ, अप्स एंड डाउन्स तो लगी बहुत है सर। सॉरी माय फॉर माय लैंग्वेज। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत है सर, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको हमेशा आपके पिछले प्रोजेक्ट से नापा तोला जाता है इस इंडस्ट्री में। तो इस कोविड के टाइम पे बड़े डाउन्स हुए, बहुत सारे डाउन्स हुए, इससे खास करके डाउन हमने सेकेंड नहीं देखा है। हाँ, इतना इतना डाउनफॉल सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव में तो भी हम संभल गए थे। सेकेंड वेव में बड़ी तकलीफ हुई, जो 3-4 महीना था। क्योंकि आदमी के पास सेविंग होके भी कितने होंगे, लेकिन आपको हटना नहीं है। जी आपको आपको लगे रहना है। आप जो कर रहे हो ईमानदारी से करते रहो। आपका कभी भी बुरा नहीं होता। आपको काम आता है, आपके पास काम आएगा, ये रूल पे आप चलिए। कभी-कभी क्या होता है कि सक्सेस एक साथ नहीं आता, थोड़ा लेट आता है। बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जो यंग यंग एज से काम कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनको बहुत बड़ा फेम मिला है। बहुत सारे टेली क्योंकि वो उनके काम पे एक निष्ठा से लगे पड़े हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं कौन-सा कहाँ पे क्लिक हो जाए और लोगों को अच्छा लग जाए। जी आपकी ईमानदारी आपके साथ ही रहती है। आप कोई मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं कोई है। शॉर्टकट नहीं। आपको आपको मेहनत करते रहनी चाहिए, आपको ईमानदारी से मेहनत रहनी चाहिए, और एक बात हमेशा फॉलो करना है कि अच्छे लोगों से कनेक्शन में रहो, जी और सही टाइम पे सही लोगों को मिलिए बस। जी आप सही हो रहे तो इंडस्ट्री में तो बहुत लोग हैं जो बड़े-बड़े सपने दिखा के हट जाते हैं, बट आपको आपको लोगों की परख होनी बहुत ज़रूरी है कि ये सही है या गलत है। संजय जी, एक जैसे आपकी बातों में से एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी कोविड चल रहा था, हुँ, तो हुँ। बहुत सारी मूवीज हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो थिएटर में रिलीज नहीं हो पाती। तो हुँ, अभी हुँ। वो अमेजोन पे है, एमएक्स प्लेयर पे है, नेटफ्लिक्स पे है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो हुँ, हुँ। आ गए हैं जैसे ओटीटी के। हुँ, तो हुँ, हुँ। उसको आप कैसे देखते हो कि मतलब आपको लगता है कि ये अच्छा चलन है कि जो मूवीज को स्पेस नहीं मिल पाई थी, तो हुँ, हुँ, हुँ। वो रिलीज हो रही हैं, बहुत सारी लोगों तक पहुंच रही है, उनकी जो रीच है ऑडियंस तक, करेक्ट। उन प्रोजेक्ट। सर ये मैं मेरा दिल से ये ओटीटी को बहुत ही सपोर्ट है सर। जी उसके भी कारण है। एक कि जो फ़िल्मों को एक्सपोज़र नहीं मिला था, जो फ़िल्में रिलीज़ हो ही नहीं रही थी, जी तो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है अपनी पिक्चर दिखाने का, क्योंकि सारी फ़िल्में थिएटर में रिलीज़ होती है, सारी फ़िल्में थिएटर के लिए ही होती है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। जी दूसरा, जो प्रोड्यूसर्स बन के बर्बाद हो रहे थे, उनके लिए कहीं तो एक आशा का किरण हम बोल सकते हैं कि हमारी फ़िल्म यहाँ पे आएगी। और चौथा कनेक्ट। जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि देयर इज़ नो फ्लॉप टैग। जी ओटीटी पे कोई फ्लॉप नहीं है। जी मतलब ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टर फ्लॉप है, उसकी अगर सपोज़ एक एक डायरेक्टर की फ़िल्म आ जाती है थिएटर में और नहीं चली, तो उसके ऊपर धब्बा लग जाता है उस प्रोडक्शन हाउस पे, डायरेक्टर पे, एक्टर पे कि ये फ्लॉप है।
जी ओटीटी पे ये निकल ही गया, देयर इज नो फ्लॉप टैग टू एनीवन, मतलब ये आप देखो ना देखो वो पड़ी हुई है, लोग देखेंगे उसको। हम्म। तो जी वो फ्लॉप टैग पूरी तरह से हट गया तो वो बहुत अच्छी बात है। कोई डिप्रेस नहीं होता, अरे मेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई अब मैं क्या करूं। वो इमीडिएटली सेकंड के लिए रेडी हो जाता है कि मैंने देखा मेरी एक फिल्म अमेजोन पे आ रही है, मैं भी दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। तो वो मोटिवेशन बहुत है उसमें। भले अच्छी है बुरी है, वो दूसरी दूसरी बात है, जी लेकिन उसके पीछे कोई फ्लॉप का टैग नहीं है। लोग उसको ऐसा बोलेंगे नहीं कि ये फ्लॉप डायरेक्टर है। जी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर, लोगों को काम करने मिल रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, जी तो क्या बुराई है सर? अच्छा है, घर चल रहा है किसी का तो बुरा नहीं है। ओटीटी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है और बहुत इजी एक्सेसिबल है। ये डिजिटल इंडिया और इंटरनेट सस्ता होने का ये सबसे अच्छा चलन है। जी अदरवाइज को लॉकडाउन में तो लोग पागल हो जाते हैं। जी। सही बोल रहे हैं, सही बोल और दूसरी कंट्रीज जैसे स्पेनिश है, चाइनीज है, अरबी है, बहुत सारी मूवीज जो डब होके अभी ये इन करेक्ट। हाँ इस पे आ रही हैं। तो और लोग सिर्फ हिंदी या फिर रीजनल नहीं, अपनी भाषा में ना आप दुनिया भर के कंटेंट आप एक्सेस कर पा रहे हो, आप अच्छी चीज देख पा रहे हो। अगर अच्छी नहीं लगी तो आपके पास ऑप्शन दुनिया भर के हैं। जी जो फिल्में हम कभी डाउनलोड किया किया करते थे, वो फिल्म एक्सेस है तो हम क्यों डाउनलोड करें? जी पायरेसी बच गई है, अभी पायरेसी नहीं होती ज्यादा। कोई डाउनलोड नहीं करता, क्योंकि डाउनलोड करके स्पेस क्यों बढ़ा है अपने हार्ड डिस्क की? सीधा ऑनलाइन देख लो, इंटरनेट फ्री फाइनेंशियली है। हाँ, प्रोड्यूसर को थोड़ा बेनिफिट होता है उससे। करेक्ट। पहले जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का भी मैं अगर बात करूँ तो पहले हम लोग MP3 डाउनलोड करते थे, शायद ही कोई सीडी खरीदता था। जी हम्म। लेकिन आज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इतना पावरफुल है कि हम लोग वो MP3 डाउनलोड करना भी भूल गए। जी तो वो अच्छी बात है, जिसने जो मेहनत की है उसको एटलीस्ट थोड़ा तो पैसा मिल रहा है, पहले तो वो भी नहीं मिलता था। क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी कंसेप्ट बुरा नहीं होता, जी बात है उसकी प्रेजेंटेशन। जी और उसमें प्रेजेंटेशन। ऐसा हो जाता है कि वो पब्लिक पब्लिक है, ये कई बार करेक्ट। बहुत अच्छे कंसेप्ट को भी डाउन ले जाती है, और कई बार बहुत करेक्ट। कैसे प्रोजेक्ट को ये बहुत ज्यादा ऊपर ले जाती है। सर बहुत सारी फिल्में सर जो थिएटर में नहीं चली लेकिन टीवी पे ब्लॉकबस्टर है। अंदाज अपना अपना एक बेस्ट एग्जांपल है। जी 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 राजकुमार संतोषी जी की। राजकुमार संतोषी की थिएटर में जरा भी नहीं चली, अब लेकिन तो आज भी के डेथ मूवी कल्ट है ये। लेकिन सैटेलाइट कल्ट पे कल्ट हिट था वो। सिनेमा है। जी हाँ, कल्ट सिनेमा है। सूर्यवंशम, जी सूर्यवंशम जी जी अमिताभ जी की जी थिएटर पे शायद ही किसी ने देखी होगी, लेकिन आज सोनी मैक्स पे हर दूसरे दिन आ जाती है। जी तो बिल्कुल। व्यूअरशिप और ये तो बहुत सही है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। जी वेलकम के भी है, फिर हेरा फेरी थिएटर में चली नहीं लेकिन टेलीविजन पे सुपर हिट है। जी तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले नाटक था, सिनेमा आया तो लोग बोले हमारा ये नाटक का एक्टर, ये सिनेमा का एक्टर है। फिर नाटक सिनेमा टेलीविजन आया तो लोगों ने डिवाइड कर दिया कि नाटक का एक्टर है, ये सिनेमा का एक्टर है, टीवी का एक्टर है। जी अब ओटीटी का आया तो लोग उसमें भी डिवाइड करने लग गए कि ये नाटक वाला है, ये फिल्म वाला है, ये टीवी वाला है और ये ओटीटी वाला है। जी तो अच्छा है, बढ़ते रहेगा इंडस्ट्री। काम काम बढ़ते रहेगा। पहले बड़े कैमरे से करते थे, अब मोबाइल पे करते जी। सही। पहले नेगेटिव पे शूट होता था, अभी सारा डिजिटल हो गया है। हैं, डिजिटल हो गया कभी है वही। सोचा नहीं था कि मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और इतना फास्ट होगा ये नहीं सोचा जी था हमने। मुझे लगता है कि नए नए बंदा जो नया कंसेप्ट लेके आना चाहता है वो लेके आ सकता है। हाँ हाँ। अभी कोई ये नहीं है ना, क्योंकि सेंसरशिप लकीली अभी इतना इतना हावी हुआ नहीं है ओटीटी पे। तो हम जो दिखाना चाहते हैं वो इजीली दिखा सकते हैं। उसका एक हम्म। अलग ऑडियंस है। वो अपने कान में हेडफोन लगा के जो जिसको वो देखना है वो देख देख सकता है। ऐसी सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर टीवी पे ही देखूंगा, फैमिली के साथ ही देखूंगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी सही अपने है। हाथ में मोबाइल है, अपना खुद का व्यूअर है। बट बुरा वही लगता है कि हम सिनेमा और ओटीटी थोड़ा सा, जैसे सुभाष जी बोलते थे कि कुछ प्रोजेक्ट बनते हैं, कुछ जी फिल्में बनते हैं, कुछ सिनेमा बनते हैं। जी प्रोजेक्ट मतलब छोटा प्रोजेक्ट होता है जिसमें मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इतने में ही बनूंगा। तो जी आपके एक्टर भी अकॉर्डिंगली आते हैं। जी जब थोड़ा सा और बजट बढ़ता है तो फिल्में बनती है, और जब बहुत बजट होता है तो सिनेमा बनता है। लेकिन चलेगा क्या, ये पूरी तरह से ऑडियंस डिसाइड करती है। ऑडियंस डिसाइड करती है। संजय जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे सेंसर है,
तो सेंसर में बहुत सारे कई बार बेवजह कट लगा दिए जाते हैं। तो डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर को, उसको तो दुख होता है। तो आपको लगता है कि बेवजह इसको काट दिया गया है? सर क्या है कि अलग अलग ये इंडिया है जो बहुत सारे कल्चर्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और खास करके सिनेमा है जो लोग इससे इंस्पायर होते हैं। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से जो शायद आपको सही लगे, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से वो गलत हो जाए। जैसे बच्चों को थप्पड़ मारना, बच्चों को ऊपर हाथ उठाना, औरतों पे हाथ उठाना, पुलिस को करप्ट दिखाना, गवर्नमेंट के हिसाब से वो गलत है और ह्यूमैनिटेरी वाइज भी गलत है। तो गवर्नमेंट उस पे अगर ऑब्जेक्शन ले रही है तो वो रूल्स और गाइडलाइंस है, तो हम उस पर ना ही कमेंट करें तो बेटर है। कई बार पार्शियलिटी हो जाती है, जैसे कि किसी और मूवी में स्मोकिंग है, जहाँ अल्कोहल के शॉट्स चल रहे हैं, लेकिन आपकी फिल्म में सिर्फ यही रीजन दिखा के काट दिया गया उसको। करेक्ट, ये होता है सब, बहुत बार मैंने भी देखा है जी। होता भी है, लेकिन क्या करे, कहीं ना कहीं तो हमें बोला नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में किसको फेवर करना है किसको नहीं, वो आपके ऊपर, आपकी पहुंच कहाँ तक है देख लीजिए। जी बड़ा अच्छा लगा आपकी ना सेप्टस देख के, है ना, कि जो फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, हम हमारे जैसे ना दुखी हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, करते भी हैं ना, हमें पता है, लेकिन जो फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपके खूबी ये देखी कि जो होता है ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव। अच्छा, मतलब हम कहाँ किससे लड़ने जाए सर, हमारे तो एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढते रहो। तो बुरा लगता है कभी कभी, जैसे एक सीन था मेरे, एक दूल्हा मिल गया फिल्म में, हीरो हीरोइन ऐसा गांव में बात करे, पीछे से कोई एक कुत्ता पास हो गया, तो हमारी पिक्चर सेंसर एनिमल वेलफेयर वाले ने रोक दिया, कुत्ते का परमिशन दो। तो मतलब यार वो पास हो गया, अभी कुत्ते के मालिक को कहाँ ढूंढूं? जी, उसका तो मेडिकल शॉर्ट में सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सब मतलब नहीं, वो कुत्ता कहाँ से आ गया, आपने उसको क्या शॉर्ट में डाला है? हो सकता है कुछ हिडन डायरेक्शन होगा, बोला कहाँ लेके, फिर उसका जबरदस्ती परमिशन बनाना पड़ा, जो हमें एनिमल वेलफेयर वालों को भेजना पड़ा, इसके चक्कर में 3 दिन बर्बाद हो गए, लेकिन लाना पड़ा, अभी वो गाइडलाइन है, क्या कर सकते हैं, हमें तो रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो जैसे भी अभी मैं उस टाइम से 10 साल हो गए इस फिल्म को, जब भी कुछ एनिमल दिखता है तो मैं पहले डायरेक्टर को बोलता इसका परमिशन है या काट दो। लेकिन बाद में फिर, नहीं तो मैं अलग से टाइमलाइन बनाता हूँ, ये एनिमल से जाओ पहला उस आदमी का परमिशन लेके आओ। परमिशन लेके आते। तो संजय जी, आपके साथ बातें करके बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे थैंक यू सर। तो कामना करते हैं कि जल्दी से ये जो कोविड का है ये सब क्लीन हो जाए, क्लीन बोल्ड हो जाए। तो जैसे मुंबई हमारा आना जाना रहता है, आप भी हम किसी प्रोजेक्ट के लिए पंजाब आओ, आपकी रिकमेंडेशन करें यहाँ पे, आपके प्रोजेक्ट है, आपका काम देखा है, बहुत अच्छा काम है, इंसान बहुत अच्छे हो आप। तो आपकी, थैंक यू सर, आपसे बातें करके पता चला है। तो यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं शिद्दत के साथ, आपने सीखा है उसको ऐसे ही आगे ले जाते रहें, आपका नाम बहुत बड़े एडिटर्स में आता है, और बड़ा काम करो आप। तो थैंक यू सर जी, तो जल्दी मिलते हैं संजय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बड़ी हमारी ऑडियंस के लिए रूबरू प्रोग्राम के लिए 2 लाइनें आपसे। हाँ जी सर, ये जो रूबरू प्रोग्राम है, मतलब वाकई रूबरू है, बड़े ही रूह तक छू गई आपकी बातें, आपका मन मिलाप देख के, आप बड़े ही फ्रेंडली तरीके से आपने अटेंड किया है। हालांकि हम फेस टू फेस कभी मिले नहीं, पहली बार मिले, लेकिन लगा नहीं कि मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसे लग रहा था कि हम रोज उठते बैठते हैं, आज ही चलो इंटरव्यू करते हैं लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही मराठी में जिसे कहते हैं कि नितळ स्वभावाचे लोक आहात तुम्ही, मतलब बड़े ही बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ये प्रोग्राम बहुत लोगों को इंस्पायर भी कर सकता है, बहुत लोगों को डिप्रेशन से बाहर भी निकाल सकता है, कि बड़े पॉजिटिव लोग हो आप लोग सर। डॉक्टर साहब है तो खैर, बड़ा अच्छा लगा सर। ठीक है, इजाजत लेते हैं संजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।